बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एवरेस्ट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैट्रिक क्लास की उर्दू का लेक्चर नंबर 5 है और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान जो सबक है इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब। पेज नंबर 40 पर आपकी टेक्स्ट बुक की ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 40 खोल लीजिए। नज़रिया पाकिस्तान जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मुसन्निफ़ ने पाकिस्तान बनाने की वजूहात को ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान किन वजूहात की बिना पर कायम किया गया और इसी पस मंज़र में, इसी के तनाजुर में मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स की जो मुसलमानों की जद्दोजहद है बर सग़ीर में, उसको यहाँ पर इस चैप्टर में बयान किया गया है। मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात में मुसलमान शख्सियात ने किस तरीके से जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया, वाक़यात जो पेश आए उसे ज़िक्र किया है। और उसके बाद फिर नज़रिया पाकिस्तान को डिफ़ाइन किया गया है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है, और फिर आखिर में वो बयान करते हैं कि इस सिलसिले में नज़रिया पाकिस्तान को हासिल करने और इसको फ़रोग़ देने के सिलसिले में अब हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और हमें क्या करना चाहिए। तो चंद मुख्तलिफ़ वाक़यात को हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि कायद-ए-आज़म का एक कॉल है, उससे हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं कि कायद-ए-आज़म ने इरशाद फरमाया था कि पाकिस्तान उसी दिन मारिज़ वजूद में आ गया था जिस दिन पहले मुसलमान ने बर्रे सग़ीर की ज़मीन पर अपना कदम रखा था। इसी से मिलता जुलता एक और कॉल हमें मिलता है कि पाकिस्तान उसी दिन मारिज़ वजूद में आ गया था जिस दिन बर्रे सग़ीर का पहला शख्स मुसलमान हुआ था, इस्लाम के दायरे में आया था। तो पता ये चला हमें कायद-ए-आज़म के इन फरामीन से कि पाकिस्तान जो है ये 1947 में तो दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया, लेकिन ये उसी जिद्दोजहद का तसलसल था कि जो इस्लाम और मुसलमानों के यहाँ पहुँचने के बाद से शुरू हुई थी। बर्रे सग़ीर में, पाको हिंद में सबसे पहले जो यहाँ पर इस्लामी हुकूमत आप कह लीजिए कि जो कायम हुई, वो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया और यहाँ पर इस्लामी हुकूमत की दाग पे डाली गई। 712 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, सिंध जो फ़तह हुआ है ये 712 ईस्वी में सिंध फ़तह हुआ। उसके बाद सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम हुई। उसके बाद मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स में मुख्तलिफ़ मुस्लिम फ़ातहीन आते गए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को फ़तह करते चले गए। पंजाब फ़तह हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली फ़तह हुआ, फिर गुजरात फ़तह हुआ, फिर बंगाल तक मुसलमान गए और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को मुसलमानों ने फ़तह कर लिया। हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर इस्लामी हुकूमत जो पूरी, जिसे हिंदुस्तान के ऊपर पूरी इस्लामी हुकूमत या इस्लामी सल्तनत कहा जा सकता है, वो सबसे पहले 1206 में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी बुनियाद डाली, 1206 में। उसके बाद मुग़लिया ख़ानदान का दौर आता है, मुग़लिया सल्तनत जो है वो कायम होती है और मुग़लिया सल्तनत के 8 हुक्मरान मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स में जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर, बर सग़ीर के ऊपर हुक्मरानी करते हैं और ये बहुत ही सुनहरा दौर और अच्छा दौर मुसलमानों का कहलाता है। मुग़लिया सल्तनत जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें कमज़ोरियाँ पैदा होना शुरू हुई। अंग्रेज़ जो 16वीं सदी में हिंदुस्तान आए, मुख्तलिफ़ बहानों से, तिजारती बहानों से, और यहाँ पर आके उन्होंने कंपनीज़ खोली और हिंदुस्तान की सियासत में उन्होंने अपना असर व रसूख कायम करना शुरू किया, मुसलमानों की कमज़ोरियाँ को फाइंड करना शुरू किया और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर अपने पैर जमाने शुरू किए। हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों का इस्तेहसाल शुरू किया। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बेशुमार जंगें भी लड़ी और सबसे आखिरी जो जंग थी वो मुसलमानों की जो असलहे और जिसको आप कह लीजिए कि बज़ोर शमशीर जो जंग लड़ी गई, वो 1857 की जंग आज़ादी है।
1857 की जो जंग आज़ादी थी ये मुसलमानों की तरफ से आखिरी कोशिश थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इस कोशिश में नाकामी के बाद मुसलमान हमेशा के लिए अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत आ गए और पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे बर-ए-सग़ीर पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल जो था और कब्ज़ा जो था वो तसल्लुत कायम हो गया। इसके बाद मुसलमानों ने जो कोशिशें की वो सारी की सारी तालीमी और सियासी कोशिशें थी। असलहे के ज़ोर पे और शमशीर के ज़ोर पे मुसलमानों ने इसके बाद कोई जद्दोजहद नहीं की। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों का हर शोबे में इस्तेहसाल करना शुरू किया, मुसलमानों को कमज़ोर किया, उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की, ख्वाह वो माशी एतबार से हो, माशरती एतबार से हो, सकाफ़ती एतबार से हो, मज़हबी एतबार से हो, मुसलमानों का इस्तेहसाल किया गया। मुसलमानों के नज़रियात के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई और बेशुमार जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हुई और ये मुसलमानों का बहुत गुर्बत का और बहुत ही इस्तेहसाली का टाइम पीरियड शुमार किया जाता है। इसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान साहब का ज़िक्र आता है कि जिन्होंने मुसलमानों की दोबारा से बहाली के लिए कोशिशें की और मुसलमानों को तालीम की तरफ आमादा किया और अंग्रेज़ों के साथ मुफाहमत के लिए आमादा किया गया। सर सैयद अहमद ख़ान के बाद सबसे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज़ चूँकि अपना पॉलिटिकल सिस्टम और वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम को नाफिज करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने हिंदुस्तान में कांग्रेस की बुनियाद डाली गई। कांग्रेस की जो बुनियाद डली हिंदुस्तान में, उसका मकसद ये था कि कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस प्लेटफॉर्म से तमाम ही हिंदुस्तान में रहने वाले जो तबके हैं या जो मज़ाहिब हैं या जो भी गिरोह हैं, उनकी आवाज़ जो है या उनके मसाइल जो हैं वो हुकूमत तक पहुँचाए जाएंगे। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ ये बात साबित हुई कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के हुकूक़ की हिफाजत के लिए बनाई गई है और वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के हुकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करती है और उसके अलावा किसी और कम्युनिटी के लिए वो बात नहीं करती। लिहाजा फिर मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा सियासी जमात के वजूद को नागुज़ीर समझा और उन्होंने एक अलहदा अपनी बुनियाद डाली सियासी जमात की, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। 1906 में इसकी बुनियाद डाली गई। इसके बाद हालात और वक्त ने ये इस चीज़ को साबित किया कि कांग्रेस और हिंदू जो हैं वो किसी भी तौर पे मुसलमानों के किसी भी हक़ को देने के उसकी फेवर में नहीं हैं, बल्कि वो मुसलमान से उनकी हर किस्म की आज़ादी को सल्ब करना चाहते हैं। तक़सीम बंगाल जो हुई उसकी तनसीख जो थी उसका ख़ात्मा, ये इसकी वाज़ेह दलील है। इसके बाद दुनिया में जो है वो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है और उसके असरात बर-ए-सग़ीर में भी पड़ते हैं। पहली जंग अज़ीम जो है, ये तमाम चीज़ें, ये वाक़यात जो है वो आपके बुक में लिखे हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। पहली जंग अज़ीम जो थी वो जर्मनी और अंग्रेज़ों जो बरतानिया है, जर्मनी और हुकूमत बरतानिया, इनके दरमियान थी। अब जर्मनी जो थी उसका हलीफ यानी उसका साथी जो था वो तुर्की था, सल्तनत उस्मानिया जो मुसलमानों की थी। अब इस जंग अज़ीम में जर्मनी को जब शिकस्त हुई तो उसके साथ तुर्की को भी शिकस्त हुई। अब अंग्रेज़ जो थे, बरतानिया की जो हुकूमत थी, उसका कहना ये था, उसने बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों से ये वादा किया हुआ था कि जंग के अख्तिताम पर तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, मुसलमानों की सल्तनत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन जंग के अख्तिताम पर जब उसे फ़तह हासिल हो गई तो उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी की और उन्होंने तुर्की सल्तनत उस्मानिया जो थी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके अलावा उन्होंने अपनी मनपसंद हुकूमत को हिजाज़ मुक़द्दस यानी मक्का और मदीना जो था वहाँ पर उन्होंने बिठाया। इस तमाम वाक़े के बाद जो है वो बर-ए-सग़ीर में एक तहरीक लॉन्च की गई जिसे तहरीक खिलाफत कहा जाता है, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने लीड किया। ये तहरीक जो थी ये कांग्रेस की मुसलमानों के साथ गद्दारी की सूरत में इसका इख्तिताम हुआ। इसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, हिंदुस्तान में नया आइन या किस तरीके से इस्तिलाहात ले आएँ, इस सिलसिले में नेहरू रिपोर्ट आती है जिसमें मुसलमानों के तमाम हुकूक़ को सल्ब करने की बात की जाती है। उसके जवाब में कायद-ए-आज़म के 14 नुकात आते हैं कि जिसमें मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत की बात की जाती है, बल्कि तमाम ही कम्युनिटीज़ के हुकूक़ की बात की जाती है। उसके बाद गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है 1930 में, अल्लामा इकबाल का खुतबा अलाहाबाद है जो बहुत मशहूर है और पहली मरतबा मुसलमानों की जानिब से और मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से एक अलहदा मुमलिकत और एक अलहदा वतन के हुसूल की बात की गई
और सबसे पहले ये बात करने वाले जो थे वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। इन्होंने ही मुसलमानों को यह ख्वाब दिखाया कि मुसलमानों की एक अलहदा से रियासत होनी चाहिए जहाँ जहाँ मुसलमान आबादी के लिहाज से मेजॉरिटी में हैं, जिन जिन इलाकों में, जिन जिन सूबों में। उसके बाद फिर मुख्तलिफ हालात होते हैं। 1935 में नया कानून नाफिज किया जाता है, नया आइन के तहत इंतखाबात होते हैं। उस इंतखाबात के तहत कांग्रेस जो है वो उसको हुकूमत मिलती है, उसको तमाम सूबों में जो है कामयाबी हासिल करता है। और वो 2 साल जो उनका टाइम पीरियड है, उनका दौर इख्तिदार है, जो मुसलमानों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होता है। मुसलमानों का बुरे तरीके से पूरे मुल्क में इस्तेहसाल किया जाता है। इसके बाद मुसलमान और मुस्लिम लीग इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अगर कोई हल है हिंदुस्तान का में मुसलमानों की सियासत का या मुसलमानों की बका का, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अलहदा रियासत के क़याम में है। लिहाजा मुस्लिम लीग और मुसलमान जो है वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया जाए। लिहाजा 1940 में कायद-ए-आज़म अपने सदारती ख़िताब में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास है जो कि लाहौर में मुनक्किद होता है और करारदाद लाहौर पेश की जाती है। उसमें एक अलहदा रियासत के, एक अलहदा वतन के क़याम का मुतालबा हिंदुओं के और अंग्रेज़ों के सामने रख देते हैं। इसके बाद फिर दूसरी जंग अज़ीम शुरू होती है और फिर हालात और वाक़यात तेज़ी से जो है वो तकसीम की तरफ जाते हैं और लगता ऐसा है कि बस अनकरीब जो है वो तकसीम और डिवीज़न होने वाली है। वक्त, हालात और वाक़यात तेज़ी से जो है वो इस फेवर में जाते हैं कि हिंदुस्तान को पार्टीशन, हिंदुस्तान की तकसीम की जाए और 2 हिस्सों में हिंदुस्तान को डिवाइड किया जाए, एक हिस्सा पाकिस्तान और एक हिस्सा हिंदुस्तान। और फिर वो वक्त भी आता है कि जब चश्मे फलक इस मंज़र को देखती है कि इस दुनिया के नक्शे के ऊपर पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत और रियासत के तौर पे उभरता है और मुसलमान बर्र सग़ीर जो हैं वो लाखों की और करोड़ों की तादाद में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हिजरत करके इस मुल्क में आते हैं और एक अलहदा और एक आज़ाद वतन कायम होता है। तो मुसलमानों ने जो ये वतन हासिल किया, ये एक नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ, जिसे पहले 2 कौमी नज़रिए का नाम दिया गया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलहदा कौमें हैं, दोनों की शनाख्त अलहदा है, दोनों की तहज़ीब, सकाफ़त, दोनों के ज़िंदगी की तरफ देखने और ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर मसले और मसाइल और इनके तमाम तर नज़रियात एक दूसरे से न सिर्फ मुख्तलिफ हैं बल्कि एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं। लिहाजा कौमियत की हर तारीफ़ की रूह से मुसलमान एक अलहदा कौम है, लिहाजा इनके लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए। तो ये 2 कौमी नज़रिया था। इसी नज़रिए ने बाद में जाके नज़रिया पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर ली और अब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिस नज़रिए पर कायम हुआ वो नज़रिया पाकिस्तान है। और नज़रिया पाकिस्तान ये है कि मुसलमान जो है वो एक अलहदा कौम है और जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लड़ी में पिरोए हुए हैं। इनकी ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर मामलात जो है वो कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करते हैं। ये यानी कुरान और सुन्नत हमारा रहनुमा है, हम हर तरीके की गाइडेंस वहाँ से लेते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारने के पाबंद हैं। ये है नज़रिया पाकिस्तान। अब ये तमाम गुफ्तगू करने के बाद इसमें बहुत सारी गुफ्तगू और वाक़यात ऐसे हैं जो चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए उनको बयान किया। इन तमाम चीज़ों को बयान करने के बाद पेज नंबर 43 पर देखिए जो इम्पोर्टेंट इबारत है जो पेपर में आती है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं। दुनिया में कौमें जो तश्कील पाती हैं, मुल्क जो बनते हैं, कौमें जो बनती हैं, उसकी 2 बुनियादें होती हैं। एक वो जो मगरबी मुफ़क्किरीन ने बयान की है और वो ये है कि वो ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियाद हैं। उसमें ज़रा सी वुसअत पैदा करके उन्होंने कौमियत की बुनियाद जग़राफ़ियाई हुदूद पर इस्तेवार कर दी। मगरब ये कहता है, मगरबी मुफ़क्किरीन ये कहते हैं कि जो एक मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं वो कौम है, वो एक कौम है। तो इस तकसीम ने जो है वो बड़ा नुकसान किया है। अब अपनी कौम, अपने मुल्क और वतन को बचाने के लिए फिर यलगार की गई, जंगें की गई और दीगर कौमों को, दीगर अक़वाम को ख़त्म किया गया। पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम इसी वजह से, इसी बिना पर लड़ी थी। दूसरी जो किस्म है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की है वो जो तकसीम है कौमियत की, वो जो दूसरी बुनियाद है जिसके ऊपर मिल्लत इस्लामिया की तश्कील की गई और जो मगरिब के तसव्वुर से बिल्कुल अलग है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो मज़हब की बुनियाद पर कायम की जाती है, जिसमें रंग, नस्ल, कौमियत, लिसानियत, सूबाइयत कुछ भी नहीं देखा जाता। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी
शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो मिल्लत इस्लामिया में शामिल है, वो जो कौम इस्लाम है या जो मुसलमान कौम है वो उसमें दाखिल है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीअत तेरी। तो ये तमाम बातें जो हैं दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान की बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वजाहत करती हैं और इसी नज़रिए को इस चैप्टर में बयान किया गया। आइए इसके सवालात देखते हैं। पेज नंबर 46 पर देखिए। पहला सवाल है नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम मुख्तसरन बयान करें। तो नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम यही है जो मैंने आपके सामने बयान किया कि इसकी बुनियाद जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है और इसमें इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। दूसरा सवाल देखिए, नज़रिया पाकिस्तान का शाह वलीउल्लाह की तहरीक का मकसद क्या था। शाह वलीउल्लाह जो तहरीक शुरू की थी उसका मकसद ये था कि हिंदुओं की कुछ तहरीकें ऐसी चली थी जिसकी वजह से मुसलमानों की ज़िंदगियों में हिंदुआना रस्म व रिवाज शामिल हो गया था। तो उस तमाम तर बीमारियों को और ख़राबियों को दूर करने के लिए, माशरे की इस्लाह के लिए शाह वलीउल्लाह ने जो तहरीक स्टार्ट की थी वो एक इस्लाही तहरीक थी, मुसलमानों की इस्लाही तहरीक। तीसरा सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान का हिंदू और मुसलमान कौमों के बारे में क्या नज़रिया था। वही जो बयान किया गया कि हिंदू जो है वो हर एतबार से एक अलहदा कौम है, मुसलमान हर एतबार से, हर शोबे से, कौमियत की हर तारीफ़ की रूह से अलहदा कौम है। कांग्रेस का असल मकसद क्या था और मुस्लिम लीग का क़याम क्यों अमल में आया। कांग्रेस का असल मकसद वो हिंदुओं के हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना था और मुस्लिम लीग का क़याम इसीलिए अमल में लाया गया था ताकि बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से उनके हुकूक़ की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाई जाए। दुनिया में कौमियत की तश्कील के दो बुनियादी नज़रिए कौन से हैं जो बयान किए गए, एक मगरबी नज़रिया और एक इस्लामी नज़रिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। अगला सवाल है कि नज़रिया पाकिस्तान के सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसका पूरा खुलासा जो है पेज नंबर 44 जो नोट्स का है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके सवाल जवाब भी आपको जो है वो नोट्स में मिल जाएंगे। आपका असाइनमेंट यही है कि आपने इन तमाम सवालात के जवाब एक कॉपी पर लिखने हैं और इसका जो खुलासा है उसको अपने अल्फाज में लिखना है। पेपर में इसका खुलासा भी आता है, इसके सवाल जवाब भी आते हैं और एक जो है वो इबारत भी आती है और वो इबारत है मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। इस जुमले की आपको वजाहत करनी होगी और वो आप इजीली कर लेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़ा है नज़रिया पाकिस्तान, इसकी अच्छे तरीके से वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।